देखो भाई, इस वीडियो में क्लास 10th भूगोल यानी ज्योग्राफी का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसे बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का थीम समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो हम इस अध्याय में सबसे पहले तो संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी संसाधन हैं, जितने प्रकार के संसाधन हैं, उन सभी प्रकार के सभी संसाधनों के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है, उसे भी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस अध्याय में बेसिकली संसाधन और उसका विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, तो उसे हम लोग यहाँ जो है वो पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है और कैसे आवश्यक है, हमें इसे कैसे बचाया जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों को भी इस अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग संसाधन यानी रिसोर्स से जो है वो बातें शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग संसाधन को ही समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संसाधन क्या होता है। तो संसाधन जैसे ही आपके जहन में आए, आप जब भी इस शब्द का नाम सुने, तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सोचना है कि आप अपने दैनिक जीवन में जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप क्यों करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिन भी वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो या तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हो या हमारे कामों को आसान बना रहा हो, तभी हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से यदि आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए संसाधन होता है। तो इसी को यहाँ हम लोग थोड़ा सा भाषा के तौर पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे थोड़ा आप देख सकते हैं। तो हमारे चारों ओर उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें एवं हमारे कामों को आसान बनाए, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। यानी कि वही बातें फिर से यहाँ कही जा रही है कि हमारे चारों ओर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें और हमारे कामों को आसान बनाए, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप साइकिल से ये बातें जो है आसानी से समझ सकते हैं। जैसे साइकिल से आप लोग रोज़ स्कूल या ट्यूशन जो है वो पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे। तो साइकिल आपके लिए क्या कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि आपको ट्यूशन जाना है, आप आसानी से चले जा रहे हैं, और आपके कामों को भी ये आसान बना रहा है। आप पैदल जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा समय लगेगा, साइकिल से आप तुरंत जा सकते हैं। तो इस वजह से साइकिल आपके लिए संसाधन जो है वो हो जाता है। उसी तरह से मोबाइल से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप इसी वीडियो को अभी आप घर में इसी वीडियो को आप घर बैठे जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो है वो देख रहे हैं और आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी आवश्यकता जो पढ़ाई है उसको पूरा कर रहा है और आपके कामों को भी आसान बना रहा है। आप घर बैठे जो है इससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। तो बेसिकली आप ये समझ पा रहे होंगे कि संसाधन जो है वो क्या होता है। तो मोबाइल, साइकिल, हवा, पानी, ये सभी जो हैं वो संसाधन होते हैं। अब संसाधन के बारे में एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे जिसका नाम था जिम्मरमैन। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, और इनका प्रसिद्ध कथन ये है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संसाधन जो आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो पहले था नहीं, उसको बनाया गया है। जैसे आप सपोज करें कि मोबाइल फ़ोन का ही आज आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले मोबाइल फ़ोन को जिस चीज़ से बनाया होगा, जिस भी वस्तु से बनाया गया होगा और जिस तकनीक से बनाया गया होगा, तो पहले वो तकनीक हमारे पास नहीं थी। लेकिन मोबाइल फ़ोन जिन चीज़ों से बना हुआ है वो तो पृथ्वी पे हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन उस समय हमारे पास न तकनीक था, न हमें इसके बारे में जानकारी था, तो हम मोबाइल फ़ोन नहीं बना पाए और ना ही हम इसका किसी प्रकार से इस्तेमाल किए। लेकिन आज हमारे पास इसकी जानकारी है कि इससे हम मोबाइल फ़ोन बना सकते हैं, और हमारे पास तकनीक भी है, प्रौद्योगिकी भी है, और आज हम मोबाइल फ़ोन का जो है वो बना पाएँ। और आज मोबाइल फ़ोन को संसाधन के तौर पे हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका कहना लगभग ठीक ही है कि संसाधन होते नहीं, सच में बनाया जाता है। और आप लोग घर में भी देखे होंगे, आप लोग जुगाड़ी आदमी होंगे, बहुत सारे ऐसे अनुपयोगी वस्तु होंगे जिसका आप जो है जुगाड़ लगा के उसका इस्तेमाल जो है वो करते होंगे। यानी कि संसाधन सच में होता नहीं, उसे बनाया जाता है। यही इनका कहने का मतलब हुआ। शायद ये आप बातें समझ पा रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो आपका वही संसाधन टॉपिक से ही है।
लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चंस को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप ये समझ पाएँ कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और उसको बनाया कैसे जाएगा और इसमें किस टाइप का किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ताकि आपको एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस आए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है वो बनाना है। वो हमारा थ्योरी से ही आता है, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस भी आना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपका रिजल्ट भी जो है वो अच्छा होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से लिया है। यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप इन क्वेश्चन से शायद परिचित होंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे आप लोग वीडियो को रोक करके पहले आप इस क्वेश्चंस को खुद बनाएं, फिर आपको वीडियो शुरू करके फिर आगे आपको चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। तो यहाँ और एक बात मैं और बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जामों में दो टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है जिसमें आपको कुछ शब्द दे करके, यानी कि कुछ शब्दों के द्वारा लिख करके आपको उसका उत्तर जो है वो देना है, और एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको 4 विकल्प जो है वो दिए हुए रहते हैं, उसमें से आपको एक विकल्प को जो है वो चुनना है। और वो दोनों टाइप का क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिया हुआ है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, जो हमारे काम को आसान बनाए, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से आप भाषा के फॉर्म में इसे जो है लिख करके इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रसिद्ध भूगोलविद जो हमारे जिम्मरमैन थे उनका ही कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो बनाया जाता है। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। सकते हैं। अब आइए यहाँ मैं आप लोगों को संसाधन के बारे में एक थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, एक ओवरऑल व्यू दूंगा कि संसाधन जो है वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से संसाधन होते हैं। फिर इन्हीं संसाधन को हम लोग आगे संसाधन के वर्गीकरण में काफ़ी विस्तार से जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे कि संसाधन बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आपका प्राकृतिक संसाधन हो सकता है और एक आपका मानवीय या मानव निर्मित भी आप कहें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्राकृतिक संसाधन में भी देखें तो यहाँ 2 टाइप का संसाधन होता है। एक आपका नवीकरणीय संसाधन योग्य होता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, और दूसरा आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो नवीकरणीय योग्य संसाधन भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सतत अथवा प्रवाह और एक आपका होता है जैव संसाधन। सतत अथवा प्रवाह में आपका पवन और जल ये सभी आते हैं, और जैव संसाधन में आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव ये संसाधन आते हैं। अब यदि अनवीकरणीय संसाधन की बात की जाए तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपका पुनः चक्रीय होता है। पुनः चक्रीय का मतलब जो फिर से बनाया जा सकता हो, तो इसमें आपका धातु आ जाता है, और अचक्रीय में यानी कि ये जो है पुनः जो है फिर से जो है वो बनता नहीं है, इसमें आपका जीवाश्म ईंधन ये संसाधन आते हैं। अब मानवीय संसाधन की बात करें तो इसमें संरचनाएं एवं संस्थाएं आती हैं और आपका मात्रा एवं गुणवत्ता ये संसाधन आते हैं। तो ये ओवरऑल आप ये समझ पा रहे होंगे कि संसाधन हमारे इतने टाइप से होते हैं। इसमें आपको कुछ बातें जो है वो शायद समझ में भी नहीं आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि संसाधन जो है ना वो एक तरह से आप अपने आसपास देखें तो उसमें से 2 ही टाइप के आपको संसाधन दिखेंगे, या तो वो प्राकृतिक यानी कि पहले से धरती पे मौजूद होंगे या इंसानों के द्वारा बनाया गया होगा। और फिर इसी में भी जैसे प्राकृतिक में भी आपका अलग अलग टाइप का होता है। उसमें कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद फिर आप उसको दोबारा जो है वो नहीं बना सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिसका आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो उसे आप फिर दोबारा बना सकते हैं। तो इस आधार पे जो है संसाधनों को काफ़ी तरह से बांटा गया है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, ये ओवरऑल आपको मैंने बताया कि संसाधन ये इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ मैं उसी संसाधन के प्रकार के बारे में जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, उसी को यहाँ हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण में काफ़ी विस्तार से एक एक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जाके जो भी बातें आप लोगों को शायद क्लियर नहीं हुई होंगी
पीछे वो शायद यहाँ हो जाएगा। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ 4 आधार पे सभी संसाधनों को समझने के लिए, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए भूगोलवेताओं द्वारा जो है वो बांटा गया है। उसमें सबसे पहला जो संसाधन है वो है उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, और इसमें आपका जैव और अजैव संसाधन आता है। फिर दूसरा है आपका समावयवता, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो समाप्ति के आधार पे इसमें जो संसाधन आएंगे वो शायद समाप्त हो सकते हैं। और इसमें आपके 2 प्रकार के संसाधन आते हैं, एक आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन आएगा और दूसरा आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन आएगा। अब तीसरा देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकपन, यानी कि इसमें कोई खास समुदाय या कोई व्यक्ति जो है इसमें मालिक होगा इस संसाधन का। इसमें 4 टाइप के संसाधन आएंगे, एक आपका व्यक्तिगत आएगा, फिर दूसरा सामुदायिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये स्वामित्व के आधार पे 4 संसाधन को इस प्रकार से बांटा गया है। अब विकास के स्तर के आधार पे देखा जाए तो विकास के स्तर के आधार का मतलब हुआ कि इसमें से कुछ संसाधनों का विकास जो है हो चुका है और इसमें से कुछ संसाधनों का डेवलपमेंट यानी कि विकास होना अभी बाकी है। तो इस आधार पे 4 प्रकार के संसाधन जो है वो होते हैं। एक आपका संभावी संसाधन होता है, दूसरा आपका विकसित, और तीसरा भंडार, और चौथा आपका संचित कोष संसाधन होता है। तो ये आप संसाधनों का वर्गीकरण समझ पा रहे होंगे। अब इन्हीं संसाधनों को हम लोग एक एक करके अगले पेज से जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे जो मैंने आप लोगों को बताया कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन के बारे में जानेंगे कि आखिर जैव संसाधन क्या होता है। तो सिंपली आपको इनमें समझना है कि जिन संसाधनों का निर्माण जो है वो सजीव वस्तुओं से होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। इसमें आपका पौधा और जंतु आ जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें जीवन होता है उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पौधे वगैरह जो होते हैं वो सजीव कहलाते हैं क्योंकि उसमें जीवन पाया जाता है और उसका अनेकों प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भोजन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पेड़ से ही आता है। तो ये सभी जो हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब अजैव संसाधन की बात कर ली जाए तो इसमें जिन संसाधनों का निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है, निर्जीव जिसमें जान नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें आपका सोना, लोहा, ये सभी संसाधन जो हैं वो आते हैं। जैसे इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोना के बारे में बताऊं तो सोना का इस्तेमाल हम लोग अनेकों प्रकार से आभूषण वगैरह में हम लोग करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और सोना जो है वो एक तरह से निर्जीव वस्तुओं से बनता है, तो इसलिए ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति का मतलब होता है कि ये आ कहाँ से रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं एक सजीव वस्तुओं से आ रहा है और एक निर्जीव वस्तुओं से आ रहा है। तो ये आप शायद समझ पाएंगे। अब अगले पेज पे हम लोग यहाँ समाप्ता यानी कि समाप्ति के आधार पर संसाधनों को देखेंगे। इसमें आप लोगों को ये समझना है कि इसमें से वे कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल एक बार कर लेने के बाद फिर दोबारा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसे संसाधन भी हैं जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद हम दोबारा फिर से उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए समाप्ति के आधार पे यहाँ भी 2 टाइप के संसाधन होते हैं, एक आपका नवीकरणीय योग्य होता है और एक आपका अनवीकरणीय योग्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन को देखेंगे। तो इसमें वैसे संसाधन जिसे आसानी से नवीकृत, नवीकृत का मतलब होता है पुनः बनाया जाना, यानी कि जिसे फिर से बनाया जा सकता हो अथवा पुनः पूर्ति किया जा सकता है, यानी कि फिर से इसको उपयोग लायक जो है वो बनाया जा सकता है। तो उसे हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। देखिए, इसका आप लोगों को सिंपल नवीकरणीय योग्य संसाधन में ये ध्यान रखना है कि ये संसाधन ऐसे हैं जिसको फिर से बनाया जा सकता है, यानी कि फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसमें आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन, ये सभी जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये एक बार यदि ख़त्म हो भी जाता है तो हम इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फिर से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को सौर ऊर्जा के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी के घर में ये आपने देखा ही होगा। इसमें हम लोग दिन के समय में जब सनलाइट का इस्तेमाल करके इससे जो है तरह तरह के अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है रात में ये ख़त्म हो जाता है, फिर हम दोबारा सुबह जो है सूर्य के रोशनी के माध्यम से फिर से हम दोबारा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से ये आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, यानी कि इसे हम लोग फिर से नवीकृत यानी कि पुनः बना सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा और नवीकरणीय संसाधन होता है, यानी कि इसमें वैसा संसाधन जिनका भंडार सीमित हो और जिसे पुनः नवीकृत नहीं किया जा सकता
हो उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। यानी कि एक तो सबसे पहले देखिए, अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जिसका भंडार भाई सीमित है और इसे फिर से आप दोबारा इस्तेमाल के लिए बना भी नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इसमें आपका खनिज, जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी संसाधन जो हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसका इस्तेमाल यदि एक बार कर ले तो फिर दोबारा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय में दो ही बातें ध्यान रखना है। नवीकरणीय में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे फिर से पुनः बनाया जा सकता है और अनवीकरणीय को दोबारा नहीं बना सकते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आपको ध्यान में रखना है। शायद आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आइए इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और आपको सारा जो है वो क्लियर होगा कि किस तरह से एग्जामों में क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को तो आइए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको मैंने अभी बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा वही होगा जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो आप कोयला को तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसका भी आप एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। वैसे आप पहले ही वीडियो रोक करके पहले आप खुद बना लें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं, फिर आपको आंसर देखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय जिसे फिर से दोबारा हम नहीं बना सकते हैं, तो इसमें आप देखिएगा तो सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा, ये सभी जो संसाधन हैं इसे आप फिर से बना सकते हैं, तो इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें से जो ये जीवाश्म ईंधन है इसे आप दोबारा नहीं बना सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और ये भी क्वेश्चन मैंने बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से जो है वो लिया है। यदि आप बिहार बोर्ड से होंगे तो इन क्वेश्चनों के बारे में आप शायद जानते भी होंगे, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया मिले कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है, लो अयस्क है। तो लो अयस्क आप लोग जानते होंगे कि ये कौन सा संसाधन है, तो ये भी आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लो अयस्क कौन सा संसाधन है, तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब इसमें सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए, तो यहाँ आपको 4 उदाहरण दे देना है और इस तरह से आपको 2 नंबर या शायद 3 नंबर जो है वो मिलेगा। तो सभी बातों को आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने का प्रयास। संसाधनों का तीसरा वर्गीकरण जो है वो स्वामित्व के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ स्वामित्व वर्ड जो है वो समझना है कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, यानी कि मलिकपन, यानी कि इनमें वे संसाधन आएंगे जिसका मालिक जो है कोई या तो व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकता है। तो इस तरह के संसाधनों को हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो संसाधन है वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, व्यक्तिगत, यानी कि ये इसमें वैसे संसाधन आएंगे जिसमें उस संसाधन का जो मालिक होगा कोई पर्सनल एक व्यक्ति जो है वो होगा। जैसे कि आप देखते हैं वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में आता है, निजी आप पर्सनल समझ रहे हैं, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप जिस घर में रह रहे होंगे उसका मालिक कौन होगा, आपके पापा होंगे, यानी कि आपके पापा के निजी स्वामित्व में आता होगा। उसी तरह से आप जिस साइकिल का इस्तेमाल पढ़ाई करने के लिए, स्कूल या ट्यूशन जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपका निजी स्वामित्व में आता है, यानी कि आप उसके निजी मालिक हैं। तो इस तरह के संसाधन जो होते हैं उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन जो है वो कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो अगला स्वामित्व के आधार पर दूसरा जो संसाधन है वो है सामुदायिक संसाधन। इसमें आप समझ रहे होंगे सबसे ही सामुदायिक, यानी कि या तो शहर या गांव का पूरा समूह जो है, समूह के लोगों का जो है इस तरह के संसाधनों पे हक होगा, यानी कि मालिक होगा। तो वैसे संसाधन जो गांव अथवा शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गांव वगैरह में सामुदायिक भवन जो है वो बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि सामुदायिक भवन पे सभी गांव के सभी लोगों का हक होता है।
गांव के सभी लोग जो हैं वो मालिक होते हैं। तो इस तरह के संसाधन जो होते हैं उसे हम लोग सामुदायिक भवन यानी कि सामुदायिक संसाधन जो है वो कहते हैं। उसी तरह से गांव में जो सरकारी स्कूल होता है, तो आप लोग जानते हैं कि गांव के सरकारी स्कूल जो हैं उसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, यानी कि सभी बच्चों का हक है इन सरकारी स्कूलों पे। तो ये भी आपका सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सामुदायिक संसाधन जो है वो क्या होता है। अब आगे हमारा स्वामित्व के आधार पर जो तीसरा संसाधन है वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय यानी कि देश जो है इसमें मालिक होगा। तो वैसे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा हो और राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, यानी कि राष्ट्र की संपदा हो, जैसे कि सड़क, रेलवे स्टेशन, ये राष्ट्र की संपदा होती है। इसलिए तो भारत के सभी लोगों का इन चीज़ों पे हक होता है, मालिक होते हैं। तो आप ये राष्ट्रीय संसाधन समझ पा रहे होंगे। अब चौथा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय आप समझ पा रहे होंगे, ये देश के बाहर की चीज़ें जो है वो कही जा रही है, यानी कि वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण एवं मालिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें आपका समुद्री क्षेत्र, वायु क्षेत्र, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ये आपका जो समुद्री क्षेत्र होता है, तो आप ये शायद समझ पा रहे होंगे। अब चौथा संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो आपका विकास के आधार पर किया गया है। विकास का मतलब हुआ डेवलपमेंट, यानी कि किन संसाधनों का विकास हो गया है या होने वाला है या होने की संभावना है। इस तरह के इसमें 4 संसाधन को हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा संसाधन है वो है संभावी संसाधन, यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा संभावी यानी कि संभावना हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो वैसे संसाधन जो मौजूद तो है परंतु उनके उपयोग की तकनीक का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि इसमें वे संसाधन आते हैं जिसका उपयोग के लिए जो तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन संसाधन तो है। तो इसलिए ये संभावित संसाधन के अंतर्गत इसलिए आएंगे क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में यदि हमारे पास वो तकनीक आ जाएगा तो हम इन संसाधनों का इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं। तो ये संभावना एक बन रही है, तो इस वजह से इसे हम लोग संभावित संसाधन के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन राजस्थान और गुजरात के पास वैसा तकनीक नहीं है जो अभी वर्तमान में ये पवन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। लेकिन राजस्थान और गुजरात के पास ये संभावना है कि भविष्य में यदि इसके पास वैसा तकनीक आएगा तो ये सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेगा। तो इसलिए ये संभावित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से दूसरा आपका है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन क्या होते हैं? तो वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध है, यानी कि इनके उपयोग के लिए तकनीक भी है, ठीक है, उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि ये संसाधन मौजूद कहाँ है, एवं मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि कितना उपयोग किया जाएगा ये भी निर्धारित किया गया है। तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे बांध, नहरें, ये सभी आपके विकसित संसाधन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगला विकास के स्तर पर हमारा जो तीसरा संसाधन है वो है भंडार संसाधन। तो ये भंडार संसाधन क्या होता है? तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि इसका भंडारण जो है वो है, लेकिन हमारे पास अभी तकनीक नहीं है, तो इस वजह से इसका उपयोग जो है हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उपयोग थोड़ा छूट गया है। ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन जो है वो कहते हैं। तो आप शायद ये समझ पा रहे हो कि ये भंडार संसाधन क्या होते हैं। यानी कि पर्यावरण, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी पे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मौजूद हैं, यानी कि उनका भंडारण है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है जो अभी फ़िलहाल हम उनका जो है इस्तेमाल संसाधन के तौर पे कर पाएँ। लेकिन हाँ, भविष्य में यदि हमारे पास तकनीक होगा तो हम शायद इसका उपयोग कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, शायद आप लोगों को हो सकता है पता हो, जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, लेकिन हमारे पास वैसा तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से हम इन हाइड्रोजन गैस का ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो भविष्य में यदि हमारे पास वैसा तकनीक आएगा तो हम शायद ऊर्जा के रूप में इस हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है वो कर पाएंगे, जो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो ये एक तरह से भंडार संसाधन के अंतर्गत आता है। अब चौथा हमारा है संचित कोष संसाधन। तो ये संचित कोष संसाधन क्या होते हैं? तो वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध है, इसमें तकनीक उपलब्ध है, लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, ऐसे संसाधन संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। यानी कि इसमें देखिए तकनीक भी है
और उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है, लेकिन इसको सुरक्षित रखा गया है कि जब इसका ज़रूरत पड़ेगा तो आगे हम इसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो इस तरह के संसाधन जो होते हैं उसे हम लोग संचित कोष संसाधन कहते हैं। इसमें आपका भारत की कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी आरंभ नहीं किया गया है। तो आप ये शायद समझ पा रहे होंगे कि भारत की कई बड़ी नदियां हैं जहां बहुत सारा जल मौजूद है और जल से हम लोग बिजली वगैरह जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल इसका उपयोग जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ भविष्य में इसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसे सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह के संसाधन को हम लोग संचित कोष संसाधन के तौर पे जानते हैं। तो शायद आप ये बातों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो लिया है और ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से है। एक आपका ऑब्जेक्टिव है और एक आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को खुद बनाएं, फिर आपको आगे वीडियो जो है वो देखना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि राजस्थान और गुजरात ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिक ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो राजस्थान होगा। फिर सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपका, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। यानी कि स्वामित्व के आधार पर जो मैंने आपको पीछे संसाधन बताया उसे आपको वर्गीकृत करके थोड़ा सा भाषा के तौर पे आप लोगों को बताना है। तो ये आप कर सकते हैं। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे।